अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसलिए टॉक्स रखा था आज लाइव सेशन, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि जो है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो मैंने ये रखा था ताकि आप लोग जो है वो इंटरेक्शन करें। बट मेरा ख्याल है कि ये टाइमिंग ऐसी है कि आप लोग शायद नहीं इसको ज्वाइन कर पाए। मैंने हालांकि बता दिया था कि सैटरडेज को हम रखेंगे। सो आई वाज थिंकिंग कि अभी तो ये मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल होंगी, ये हम सेशन कर लेते हैं, अदरवाइज बाकी जो है वो फिर रिकॉर्डिंग पे ही चले जाएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी। सो दिस वाज ये आपका एक टोक्स का स्टेशन था। 29-year-old girl presented with complaining of facial asymmetry that was noticed by the patient over many years. The patient had a history of minor trauma to the left side of the face without fractures. ठीक है। और इसके अंदर आपने क्या एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले जो है आपने जो फोटोग्राफ्स लगी हुई है वो आपको कहेंगे कि इसको एक्सप्लेन करिए डॉक्टर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है। तो क्लिनिकल पिक्चर सबसे पहले आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज अ क्लिनिकल, जो वो सीक्वेंस होता है हमारा इसमें क्लिनिकल में भी देखने का, यानी पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं। तो इसी तरह से आपने पहले जो है वो क्लिनिकल जो फ्रंटल प्रोफाइल, क्लिनिकल पिक्चर ऑफ फ्रंटल प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट वो डिस्क्राइब करनी है। और आपने कहना है दिस इज अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द फ्रंटल प्रोफाइल ऑफ माई पेशेंट शोइंग द फेशियल एसिमेट्री इन द लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द फेस या लोअर थर्ड फेस विद द चिन डेविएशन टुवर्ड द राइट साइड। ठीक है। द फेस appears asymmetrical because of the chin shifting। ठीक है। along with that I can appreciate the lower border of the यानी अगर lateral भी व्यू आपके पास अवेलेबल हो तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल जो है वो कन्वेक्स आपको उसकी नजर आ रही है। प्रोग्नेथिक अपीयरेंस लैटरल में नजर आएगी आपको। फ्रंटल प्रोफाइल में मैंने आपको बताया कि इसकी चिन डेविएशन आपको अफेक्टेड साइड पर नजर आएगी along with the facial asymmetry आप बता सकते हैं। मैक्सिलरी हाइपरप्लेजिया अगर आपको लग रहा है तो वो आप बता सकते हैं। ओक्लूजल कैट बताएंगे, उसके साथ मिड लाइन डेविएशन बताएंगे, डेंटल मिड लाइन नॉट कंसाइडिंग विद द फेशियल मिड लाइन या अपर मिड लाइन, मैक्सिलरी मिड लाइन इज नॉट कंसाइडिंग विद द लोअर मैंडिबुलर आर्च मिड लाइन। ठीक है। और फिर आप जब इंट्राओरल पिक्चर्स के ऊपर आएंगे तो इंट्राओरली आप उनको बताएंगे कि अगर वही आपके पास पूरी एक इंट्राओरल पिक्चर है तो उसके अंदर आप बता सकते हैं कि पोस्टीरियर क्रॉस बाइट्स आपको नजर आएंगी, मिड लाइन शिफ्ट नजर आएगी, अलॉन्ग विद दैट ओक्लूजल कैट नजर आएगा। ठीक है। और इंट्राओरल आई गेस इतना ही आपको बताया। मिसाल मैंने हमेशा बताया कि जब आप इंट्राओरल एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं तो आप पेशेंट की हाइजीन से स्टार्ट करेंगे और फिर आप उसके जो भी आपको नजर आ रहे हैं फीचर्स नजर आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फीचर्स, वो आप उनको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, देन आपको वो कहेंगे कि हाँ जी ये आपको जो साथ ओपीजी नजर आ रहा है इसके अंदर क्या है, तो वो आप ये भी है कि आप इकट्ठा भी सारी चीजें बता सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद फौरन आप एक्सरेज पे भी आ सकते हैं, चुप भी कर सकते हैं और वो आपसे फिर पूछ भी सकते हैं कि हाँ जी डॉक्टर साहब इसके ऊपर आप बताएं कि आपको एक्सरेज के ऊपर क्या नजर आ रहा है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ आपको ये बताऊं कि अगर कंडालर हाइपोप्लेजिया का लॉन्ग केस आ गया तो उसमें पे फिर आप पैल्पेशन भी बताएंगे, क्योंकि अगर आप ये क्लिनिकल पिक्चर्स आपको इस तरह टोक्स में आ रही हैं तो उस पर तो आप पैल्पेशन करके नहीं बता सकते। तो वो फिर जब लॉन्ग केस इंशाल्लाह ताला हम आपको ऑर्थोग्नाथिक प्लस कंडालर हाइपोप्लेजिया कराएंगे तो मैं उसमें आपको डिटेल बताएंगे। फिलहाल आप इसको ओपीजी पे आ जाएं। ऑर्थोपेंटोमोग्राम ऑफ द पेशेंट ऑफ द सेम पेशेंट टेकन ऑन, जो भी आप अगर मेंशन है इसके अंदर क्या कहते हैं वो डेट, तो वो आप बताएंगे। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आप इसके अंदर ऑर्थोपेंटोमोग्राम में आपको क्या क्या नजर आता है? वॉल्यूम ऑफ द कंडाइल इंक्रीज नजर आता है एंट्रोपोस्टीरियरली अलॉन्ग विद एज वेल एज मीडियो लैटरली। नेक ऑफ द कंडाइल जो है वो आपको elongated नजर आती है विद इंक्रीज वर्टिकल हाइट ऑफ द कंडाइल प्लस माइनस वाइटनिंग, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है तो फिर आपको उसकी वाइटनिंग भी नजर आती है, एक्सपेंशन नजर आती है। अदरवाइज सिर्फ उसकी आपको एलोंगेशन नजर आती है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रैमस जो है उसकी बोइंग नजर आएगी। और फिर वही बात कि अगर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है तो एक्सपेंशन ऑफ रैमस भी नजर आएगी। इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द फ्लोर, इंफीरियर बॉर्डर जो है आपका मैंडिबल का, उसको आप मेजर करेंगे। ये जितनी भी आप बताएंगे ये आप, मैंने आपको पहले बताया था कि वो आप कंपैरिजन जैसे टीएमजे एंकिलोसिस में भी करते हैं, कंपैरिजन विद दी नॉर्मल साइड करके बताएंगे। ठीक है। तो ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द जो मैंडिबल है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द मैक्सिलरी साइनस एज कंपेयर टू द कॉन्ट्रालैटरल साइड वो इंक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपका एपेक्स है दांतों की, उसकी भी डिस्टेंस फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर जो है वो इंक्रीज होगा।
अच्छा, उसके साथ आपका डेंटल मिड लाइन मैंने आपको बताया, वो आप बताएंगे कि वो शिफ्टेड है, ठीक है, टुवर्ड दी नॉन अफेक्टेड साइड, ठीक है। along with that कोरोनॉइड की जो है डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आएगी जैगमेटिक आर्च से ahead of the zygomatic arch, आप कहेंगे कोरोनॉइड इज डिस्प्लेस्ड बिफोर zygomatic arch, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैक्सिलरी मैंने बताया हाइपरप्लेजिया या हाइट ऑफ मैक्सिलिया ऑल्सो इंक्रीज कंपनसेशन के लिए, वो मैंडिबल के साथ साथ उसको कंपनसेट करने के लिए नीचे आया होगा। मैक्सिलरी आर्च की ओवर एरप्शन नजर आएगी आपको कंपनसेशन के लिए। अलॉन्ग विद दैट सिग्मॉइड नॉच की डीपनिंग होती है और डिसअपीयरेंस, जैसे ये इसके अंदर भी आपको नजर आ रही है कि एंटीगोनियल नॉच जो है वो बिल्कुल डिसअपीयर होगी या शैलो की, ठीक है, एट दी अफेक्टेड साइड, ठीक है। ये आपको ओपी ऑर्थोपेंटोमोग्राम में नजर आएगा। उसके अलावा आप इमेजिंग और क्या क्या करा सकते हैं, तो लैटरल ऑब्लिक जो है उसके वो करवाते हैं, सॉरी लैटरल सेफ आप करवाते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको डबल शेडो, अगर स्वेयर है तो डबल शेडो ऑफ द कंडाइल नजर आता है, या इंफीरियर बॉर्डर का भी डबल शेडो नजर आता है, ठीक है। ज्यादातर इंफीरियर बॉर्डर का ज्यादा इनहेंस्ड होता है, कंडाइल का इतना अच्छा नजर नहीं आता, लेकिन आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो इसके सीटी स्कैन या एमआरआई हैं उनका इतना सिग्निफिकेंस इसके रोल नहीं होता। फिर आप जो बोन स्कैन है वो हम करवाते हैं, वो आपकी थेराप्यूटिक उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए भी, मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए भी आपका बोन स्कैन, और बोन स्कैन के अलावा स्पेक्ट यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो भी आप बोल सकते हैं। बोन स्कैन जो है वो आपको पता है, बोन स्कैन आपकी रेडियोल्यूसेंट कोई भी रेडियो क्या कहते हैं इसको यार, इम्यूनोफ्लोरेसेंट डाई जो है, वो रेडियो आइसोटोप डाई जो है वो डालकर आप उसकी वो करवाते हैं, इमेजिंग करवाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो आपको डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर नजर आता है एज अ हॉट स्पॉट्स और एज अ कोल्ड स्पॉट्स। तो हॉट स्पॉट जहाँ पर वो ज्यादा अपटेक होता है उसको हम कोल्ड हॉट स्पॉट्स कहते हैं, जहाँ पर कम अपटेक होता है उनको हम कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है। और आप इसको एक्सप्लेन भी यूं ही करेंगे कि दिस इज अ bone scan of the patient showing the volume of distribution, increased volume of distribution of radioactive material in the condylar area, showing the hotspot या increased क्या कहना चाहिए, बोन रिमॉडलिंग ऑफ द एरिया, ठीक है। अच्छा, और उसके अंदर हॉटस्पॉट्स रेडियो इसकी मैनेजमेंट में भी मैं आपको फिर आगे बताती हूँ कि हमारा इसमें क्या रोल है। जो स्पेक्ट है, स्पेक्ट क्या होता है, आप स्पेक्ट जो है वो इट स्टैंड्स फॉर सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। स्पेक्ट जो है इसके लिए, इसका कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि ये बेसिकली क्या है कि ये आपकी अनाटमी, मॉर्फोलॉजिकल अनाटमी अलॉन्ग विद दैट फंक्शनल जो है वो आपका इमेजिंग मोडालिटी है। यानी ये कि ये आपकी बिल्कुल इसी तरह से बोन स्कैन जिस तरह ये रेडियो आइसोटोप के साथ, रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ आप करते हैं, इसी तरह ये होता है, लेकिन ये कंप्यूटर टोमोग्राफी की शक्ल में होता है, यानी इसमें भी स्लाइसेस होते हैं विद 1 मिलीमीटर या डिपेंडिंग अपॉन। तो उसके अंदर ये होता है कि आप ज्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं जो भी एरिया आपको चाहिए है। और उसके साथ फंक्शनल इसलिए क्योंकि ये उस एरिया में अगर ज्यादा वो अपटेक हो रहा है तो मीन्स उसकी वो उस एरिया की फंक्शनल उसको भी मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज फंक्शनल इमेजिंग उसको बता रही है। तो इसलिए स्पेक्ट जो है वो अब ज्यादा इसके लिए यूज किया जाता है। सीटी और एमआरआई का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। बट बोन स्कैन इज अगेन, हमने बोन स्कैन इसलिए कराना है कि हम उसकी मैनेजमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली देख सकेंगे ये एक्टिव ग्रोथ अभी इसकी जारी है या रुक गई है, ठीक है। अच्छा, सो कमिंग टू दी अदर, अच्छा व्हाट कॉजेज दिस प्रॉब्लम, तो आप उसमें बताएंगे कि इसके अंदर, क्योंकि ये आपको पूछना चाह रहे हैं कि ये लेफ्ट कंडालर हाइपरप्लेजिया है या राइट कंडालर हाइपरप्लेजिया है। सो चिन डेविएशन टुवर्ड दी अनअफेक्टेड साइड है, तो इसका मतलब कि आपका ये लेफ्ट कंडालर प्लेजिया, कंडालर हाइपरप्लेजिया है। इसके आगे आपसे वो पूछ सकते हैं कि इसके अंदर इसकी क्लासिफिकेशन पूछते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपको पता है, वोल्फर्ड की जो नई क्लासिफिकेशन आई है वो आपने उसमें बतानी है, जिसमें टाइप ए 1A 1B 2A 2B 3 और 4। 1A में बायोलैटरल मैंडिबल एलोंगेशन है, लेकिन डेविएशन चिन की जो है वो नहीं होती। 1B में जो है वो यूनिलैटरल है, अलॉन्ग विद द चिन डेविएशन कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर अलॉन्ग विद द मिड लाइन शिफ्ट भी होती है। टाइप 2 जो है वो वर्टिकल ग्रोथ है। टाइप 1 जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, और टाइप 2 जो है वो आपकी वर्टिकल ग्रोथ है। तो टाइप 2A के अंदर यूनिलैटरल है, और उसके अंदर चिन डेविएशन मिनिमम है क्योंकि वो वर्टिकल हो रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं ना हो रही, और नो मिड लाइन शिफ्ट है।
2B के अंदर जो है वो इसी तरह ही है कि मिनिमम चेन डेविएशन है, यूनिलैटरल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्जिफिटिक ग्रोथ भी कंडाइल की इसके साथ होती है, जो वोल्फर्ट की आपकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। 3 के अंदर जो है कोई बेनाइन ट्यूमर है, और 4 के अंदर कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कंडाइल, उसकी वजह से कंडाइलर हाइपरप्लेसिया हुआ है। ये आपकी वोल्फर्ट की क्लासिफिकेशन है, ये पूछते हैं, ठीक है। वट इन्वेस्टिगेशन आपको बता दी, एंड हाउ शुड द प्रॉब्लम बी ट्रीटेड। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि बोन स्कैन करते हैं। बोन स्कैन के ऊपर आप देखेंगे कि रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप जो है उसका अपटेक कितना है। इफ इट इज मोर देन 10% तो हम उसको कहते हैं कि ये एक्टिव ग्रोथ भी जारी है। इफ इट इज लेस देन 10% तो फिर हम कहते हैं कि ये ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर फिर वो कहते हैं कि अगर 10% से ज्यादा है तो आपने क्लिनिकली देखना है कि पेशेंट की जो स्वेरिटी है वो कैसी है, स्वेयर है, मॉडरेट है या माइल्ड है। अगर माइनर है तो उसको फिर आपने फिर 6 मंथ्स के उसके ऊपर फॉलोअप के ऊपर डाल देना है, क्योंकि उसको फिर इतनी बड़ी सर्जरी देने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस के पेशेंट इज विलिंग और उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। अदरवाइज क्योंकि बिकॉज दिस इज ओनली अ स्टैटिक कंसर्न तो फिर उसके अंदर आप उसको कुछ नहीं करेंगे। अगर ये मॉडरेट है या स्वेयर है तो फिर उसके अंदर आप कंडलेक्टमी की तरफ जाते हैं। 2009 कहते हैं कि 2009 टू 2012 जो तक का जो था, उसके अंदर ये मैंने आपको शेयर भी कर दूंगी। उसके अंदर जो था कंडलेक्टमी जो है आइदर एक्टिव है आइदर नॉन एक्टिव है इसकी ग्रोथ, उसके अंदर कंडलेक्टमी इज द वाज द ट्रीटमेंट ऑप्शन। बट रीसेंट एडवांसमेंट में ये है कि अगर 10% से ज्यादा आइसोटोप का अपटेक है तो एक्टिव ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर फिर जो है हम हाई कंडलेक्टमी सिर्फ कर देते हैं, यानी उसकी सिर्फ शेविंग कर देते हैं कंडाइल की 4 to 5 मिलीमीटर तक, और डिस्क रिपोजिशनिंग करते हैं अलॉन्ग विद द मिटिक सूचर, उसको जो है हम स्टेबलाइज करते हैं। डिस्क रिपोजिशनिंग इसलिए करते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिव टीएमपीडीज होने का कम से कम चांस हो। और फिर उसके बाद जब उसकी रुक जाती है ग्रोथ तो फिर हम उसको कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उसकी जो कोई ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी है वो हम उसकी प्लान करते हैं, ठीक है। उसके साथ एंसिलरी कोई भी प्रोसीजर जिंजोप्लास्टी वगैरह या इंफीरियर बॉर्डर ऑस्टियोटमी अगर करनी है तो वो हम करते हैं, ठीक। अगर जो है वो हाइपरप्लेसिया सॉरी यस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो अपटेक है वो लेस देन 10% है, यानी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो फिर हम उसको असेस करेंगे कि उसकी फेशियल सिमेट्री जो है वो कैसी है। अगर माइनर है तो डायरेक्टली वी गोज टू दी ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी हम करेंगे, और अगर आप समझते हैं कि इसकी जो है सिमेट्री एसिमेट्री ज्यादा है तो उसी अकॉर्डिंगली हम उसकी ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी प्लान करेंगे विद और विदाउट कंडलेक्टमी, ठीक है। जो टाइप 3 और 4 है उसके अंदर वो कहते हैं कि आपने लो कंडलेक्टमी करनी है, ठीक है, अलॉन्ग विद दी प्रिजर्व जो नया कंडाइल है उसको आपने रीशेप कर देना है एज अ न्यू कंडाइल, और प्रिजर्विंग द नेक ऑफ द कंडाइल, ठीक है। और इसी तरह से आपने उसकी डिस्क भी रिपोजिशन करनी है। और जो सेकंड ऑप्शन है 3 और 4 के लिए, दैट इज इप्सिलेक्ट्रल कंडलेक्टमी विद और विदाउट ऑर्थोग्नाथिक, डिपेंडिंग अपॉन दी कि कितनी उसकी फेशियल सिमेट्री है, ठीक है। ये लॉगरिदम पूरा ये मैंने मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, ये आपके इसमें मैंने एक आर्टिकल से उठाया था और ये बड़ा अच्छा इसके अंदर दिया हुआ है। थोड़ा सा वर्ड बूथ के अंदर मुझे कंफ्यूजिंग लगा था क्योंकि उसके अंदर उसने 1A और 2A को तकरीबन एक ही तरह का वो दिया हुआ है और वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से ये लॉगरिदम इसमें से आर्टिकल में से उठाया था, और ये मेरे ख्याल से इट इज नाइस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि 10% से ज्यादा इंक्रीज है तो हमने हाई कंडलेक्टमी करनी है, लेस देन 10% है तो फिर हम उसको ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी करेंगे। मेल्स के अंदर जो है वो 14 ईयर्स के बाद करते हैं, फीमेल्स के अंदर 16 ईयर्स के बाद करते हैं। अगर बिफोर दिस मैक्सिलरी कंपनसेशन हो तो फिर सिर्फ आप मैंडिबल की करते हैं। अगर उसकी कंपनसेशन मैक्सिला भी यानी हाइपरप्लास्टिक हो चुका है तो फिर आप मैक्सिला मैंडिबल दोनों की आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आई गेस ये इसका मैनेजमेंट, और उसके बाद आप उसको फॉलो अप पे रखेंगे एंड दैट्स इट, इतना ही है, ठीक है। चलिए, टॉक्स में इतना ही आपसे पूछेंगे क्योंकि 5 मिनट्स होते हैं, आई थिंक दैट वुड बी इनफ। अच्छा, सेकंड ये आपका स्टेशन है, ठीक है, ये भी पास्ट उसमें आया था, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आपसे जो उन्होंने पूछा है दैट इज फ्लैप का एक जो है वो आपका स्टेशन लाजमी आता है, लाजमी आता है फ्लैप का। एक फ्लैप का लाजमी आएगा, एक ट्रॉमा का लाजमी आएगा, एक आपके पास इसका क्या कहते हैं इम्प्लांट का आपके पास ये पास जो है मैं ऐसे कहते हैं कि आपको एक वो बना के देते हैं। मैं आपको एक
लेआउट सा बना के देते हैं, क्योंकि पास जितने भी हैं वो तकरीबन मेरे पास पड़े हुए हैं टॉक्स। इसके अंदर जो एक पैटर्न सा आ रहा है वो ये है कि आपके पास फ्लैप का एक रिकंस्ट्रक्शन या फ्लैप का लाजमी एक स्टेशन होता है, क्रेनियोफेशियल सिनोस्टोसिस या क्रेनियोफेशियल सर्जरी, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हो गया, सिंड्रोम हो गए, टीजर हो गया, इनमें से लाजमी कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी स्टेशन होता है। एक आपका ट्रॉमा रिलेटेड लाजमी होता है, चाहे वो ऑर्बिटल फ्रैक्चर है और एनओई है, 2-3 के अंदर मैंने देखे एनओई आया हुआ है, एक के अंदर ऑर्बिटल फ्रैक्चर आया हुआ है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफॉर्मिटी आई होती है, तो उसमें से एक इम्प्लांट में से लाजमी आपका आता है। ठीक है। उसके अलावा इन्फेक्शंस जो हैं उनमें से लाजमी आपका एक आता है। ठीक है। तो ये आपके जो है ना फ्लैप्स जो हैं, अगेन उसकी कम से कम मैं हमेशा कहती हूँ मार्किंग्स लाजमी आपको पता होनी चाहिए। एक एक तस्वीर जरूर देख लें कि ये आपको कैसे नजर आता है। ठीक है। ताकि अगर आपके पास इस तरह से एक पिक्चर पड़ी हो तो कम से कम उसको डायग्नोज आप सही तरह से कर सकें। आइडेंटिफाई लाजमी, सॉरी डायग्नोज कह रही हूँ, आइडेंटिफाई लाजमी सही तरह से कर सकें। ठीक है। सो दिस वाज सर्वाइकोफेशियल फ्लैप। ठीक है। इसकी जो मार्किंग्स हैं दैट इज के जो आपकी एक इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका फेस का, एक होता है आपका सर्वाइकल यानी नेक का। तो जो आपका फेशियल पार्ट है वो आपका जो आपकी ये क्या कहते हैं होती हैं क्रीजेस होती हैं, जो कि आपने बाद में वो मार्क ऐसे मार्क करनी होती हैं कि बाद में जब उसको आप सूचर करें तो वो हाइड हो जाए। दैट वुड बी नेजोलेबियल फोल्ड, इंट्राओरली सबसिलरी होती है, और ज़ैगमैटिक आर्च हेयर लाइन। ठीक है। ये आपकी सारी फेस की वो होती हैं क्या कहते हैं मार्किंग्स होती हैं। जो नेक की मार्किंग होती है दैट इज फ्रॉम द ट्रैगस टू दी ये क्या कहते हैं इसको एंगल ऑफ द मैंडिबल। एंगल ऑफ द मैंडिबल से लेकर लैटरल कैंथल रीजन जो होता है वहाँ सॉरी अच्छा जो मार्किंग जो है सबैक्फेशियल फ्लैप की वो आपकी इंसियल लाइन को इंडिकेट करती है। इंसियल लाइन जो है वो आप फेस के अंदर ऐसे लेके जाएंगे जो आपकी क्रीजेस है नेजोलेबियल फोल्ड, इंफ्रा ऑर्बिटल सबसिलरी, और या फिर सबटार्सल जो भी आप रखना चाहें, और ज़ैगमैटिक आर्च और हेयर लाइन। ठीक है। नेक के अंदर जो है वो आपका जाएगा इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल से लेके लैटरल नेक जो है उसके उसको आप मार्क करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने जो इसके अंदर ख्याल रखना होता है वो आपकी जैसे पिटेंगाई लाइन कहते हैं, पिटेंगा लाइन जो कि आपकी फ्रंटल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व है उसको आइडेंटिफाई शो करती है, जो कि रन होती है फ्रॉम द बिलो द ट्रैगस टू दी अबव द आईब्रो। ठीक है। इसका आपने ज्यादा मेन आपने ख्याल रखना होता है। ठीक है। और जो ये मैंने बताया इंफीरियर बॉर्डर से लेके एंगल ऑफ द बॉर्डर मैंडिबल से लेके कैंथल तक जो है ये भी आपकी इसकी आउटर मार्किंग बनती है, और फिर आप इसको लैटरल नेक तक लेके जाते हैं। ठीक है। सो मार्किंग्स हैं। उसके अलावा आपकी मैंने आपको बताया इसके टू पार्ट्स हैं, एक आपका सर्वाइकल पार्ट है और एक आपका फेशियल पार्ट है। जो फेशियल पार्ट है वो आपका बना होता है रैंडम फेशियोक्यूटेनियस उसका फ्लैप होता है, यानी उसके अंदर स्किन होती है, फेशिया होता है, सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। और जो आपका सर्वाइकल है वो मस्कुलोक्यूटेनियस होता है, यानी उसके अंदर प्लेटिज्मा भी होता है, और जो है वो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। ठीक है। जो आपकी क्या कहते हैं इसकी एक्सटेंशन है वो ये है कि सुपीरियरली सुपरा ऑर्बिटल मार्जिन तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, पोस्टीरियरली जो है वो ऑरिकुलर एरिया पोस्ट ऑरिकुलर एरिया तक कर सकते हैं, मीडियली जो है वो मिड लाइन तक कर सकते हैं इसको एक्सटेंड। इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो जो फेशियल आ रहा है उसकी जो है वो सब मेंटल प्लेक्सिस से आती है, जो कि रैंडम रैंडम प्लेक्सिस जो है वो जो कि फेशियल आर्टरी के से फर्दर सप्लाइड होते हैं। और जो इसकी बाकी इस फेशियल आर्टरी के अलावा जो इसकी सप्लाई है दैट इज ट्रांसफेशियल आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, और अगर इसको एक्सियल स्ट्रैप करना हो तो फिर सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की बेसिस के ऊपर हम ऐसे करते हैं। सर्वाइकल जो है वो क्योंकि आपका मैंने बताया कि सर्वाइकल जो है वो मस्कुलो क्यूटेनियस फ्लैप होता है, तो उसके अंदर जो प्लेटिज्मा है, अब जब प्लेटिज्मल प्लान में इसको क्योंकि रेज कर रहे हैं तो प्लेटिज्मा इसके साथ आएगा। अगर आप इससे मसल रेज नहीं करेंगे तो ये फिर निक्रोसिस होने का खतरा होगा। तो जो इसकी वो आ रही हैं परफोरेटर्स आ रहे हैं वो हमें प्लेटिज्मा से मिल रहे हैं। प्लेटिज्मा की जो सप्लाई है वो 5-6 उनसे आर्टरी से है, बट जो बेसिकली हम जो इसको अलहदा कर रहे हैं और जो प्रिजर्व रहती है दैट इज ओनली सबमेंटल प्लेक्सिस, इसके जो है वो परफोरेटर मस्कुलर मायोक्यूटेनियस परफोरेटर जो है वो इसके प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है। जो वीनस सप्लाई है वो इसकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन से है, और जो इसकी नर्व सप्लाई है वो ग्रेटर ऑर्टिकुलर नर्व जो कि C2 C3 है, या लेसर ऑक्सीपिटल जो कि C2 है, वो है इसकी क्या कहते हैं नर्व सप्लाई। ठीक है। अच्छा उसके अलावा इसकी जो है
और इसके बारे में इंडिकेशंस पे आ जाते हैं। इंडिकेशंस जो हैं वो ये है कि सुपरफिशियल डिफेक्ट्स तकरीबन आर्टिकल्स में कुछ में बड़ा है वो तो 14 × 10 सेंटीमीटर तक ही कहते हैं, लेकिन आप इसको जो है वो 4 × 10 सेंटीमीटर कह दें तो दैट वुड बी गुड। ठीक है, मैंने आपको इसकी एक्सटेंशन बता दी है कि एक्सटेंशन जो है वो आप तकरीबन सुपर ऑर्बिटल मार्जिन तक अब इसको एक्सटेंड करके लेके जा सकते हैं, तो तकरीबन ऑल जोन्स ऑफ चीक पेरोटिडेक्टमी के बाद आप इसकी कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रीसर्फेसिंग क्यूटेनियस डिफेक्ट्स ऑफ हेड एंड नेक रीजन उसके लिए यूज हो सकता है, टेम्पोरो फ्रंटल एंड ब्रो डिफेक्ट्स के लिए यूज होता है, ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन डिफेक्ट्स के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मसल पेक मेजर के साथ या टेम्पोरालिस फ्लैप्स के साथ जो है उनकी कवरिंग के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ये है कि पुअर स्किन लैक्सिटी, एक्टिव वुंड इन्फेक्शन, प्रीवियस रेडिएशन टू द सर्जिकल साइट है तो उसके लिए आप उसमें उठा सकते हैं। स्मोकिंग आपको 2 वीक्स प्रायर इससे जो है वो रुकवानी पड़ेगी पेशेंट की। ठीक है, और 1 वीक पोस्ट ऑपरेटिव आप फिर उसको कहेंगे कि 1 वीक पोस्ट ऑप तक आपने इसको स्मोकिंग नहीं करनी। ठीक है, इसके भी ये भी जो फैक्टर्स हैं ये आपके लास्ट स्किन में बहुत अच्छे दिए हैं, मैं शेयर भी कर दूंगी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लोकल फैक्टर्स हैं, सिस्टमिक फैक्टर्स हैं, पेशेंट बेस्ड जो हैं और फिर सर्जन बेस्ड हैं, जो कि फेलियर ऑफ द फ्लैप के अंदर उनकी वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर स्मोकिंग भी जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर देती है चांसेस ऑफ जो फ्लैप है उसकी फेलियर को। ठीक है, अच्छा और ये सिगरेट जितने सिगरेट पैक्स यूज करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर भी इंक्रीज करता जाता है चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ लैब, तो ये भी मैं आपको शेयर करती हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इस एरिया में किलॉइड के चांसेस ज्यादा हैं, थ्रू एंड थ्रू डिफेक्ट्स पर्टिकुलरली व्हेन फॉलोइंग द स्ट्रक्चर, यानी मैसेटर तो अगर आपने रखा मैंडिबल मैक्सिला वगैरह टेम्पोरालिस मसल तो उसके अंदर जो है थ्रू एंड थ्रू डिफेक्ट्स अगर हो तो उसके अंदर इनके अंदर फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है वो मिस हो सकते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगी, ये जो है वो इसमें लास्किन में भी बहुत अच्छी दी हुई है और एक में ये आर्टिकल है इसमें भी अच्छी दी हुई है। सो दिस इज बेसिकली सर्वाइकोफेशियल फ्लैप, मैंने आपको बता दिया कि ये आपका नीचे नहीं जा रहा, एमन बेटे नीचे नहीं जा रहा, तो ये मैंने आपको बता दी आगे आगे कि ये सर्वाइकल फ्लैप इसका एक होता है और एक इसका जो है वो फेशियल पार्ट होता है। फेशियल पार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया स्मैश लेयर के जो है वो आपने नीचे से जाना होता है, अगर उसके अंदर से नीचे नहीं जाएंगे तो फेशियल फ्लैप का नेक्रोसिस हो सकता है, और अगर सब प्लेटिज्मल प्लान के अंदर नेक के अंदर जाना होता है, अगर आप प्लेटिज्मा इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो सर्वाइकल फ्लैप है उसकी नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है,